सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और लोगों को लगता है कि कुछ इतिहास के झरोखों से कुछ निकले, कुछ मिले। आज तक हम लोग भी अचंभित थे कि इस रोड को राजगढ़िया रोड के नाम से जाना जाता था। मतलब वो नाम क्यों पड़ा था और क्या पर्पस रहा होगा उस समय का? भाई उस वक्त ऐसा था कि जनहित के अंदर में इसकी बहुत महत्ता थी। कोई भी काम होता था उसमें जनहित को लोग सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी देते थे। तो हमारे अंकल हैं, उन्हीं के नाम से ये रोड है। तो जनहित के अंदर में क्या है कि ये रोड उस वक्त आप डेवलप नहीं हुई थी, इसको डेवलप कराया गया और इसके ऊपर में रोड बनने के बाद में बस्तियाँ भी बननी चालू हुई। फिर ये CS का मकान बने, ये सब बने हुए थे। तो बोले कि हाँ भाई जब बना हुआ है तो रोड वगैरह बन करके इसको एक बाकायदे एक रूप दिया जाए। और उस वक्त क्या है कि ये आज की रोड नहीं है, बहुत पुरानी रोड है। उस वक्त वाइसरॉय का यहाँ दौरा हुआ था। तो ये जो यहाँ बैठे हैं जिस मकान में, ये उस वक्त बनवाया गया था। वो अंकल ने बनवाया था उनके 2-4 घंटे के रुकने के बाद। हाँ, उसके बाद में क्या है कि ये रोड जो है अंकल ने डेवलप किया, तो उसी के उपलक्ष्य में इसका नाम फिर राजगढ़िया रोड पड़ा। कुछ जानकारियाँ हम लोग को जो मिली है कि यहाँ पे जो सरकारी धर्मशाला है वो आपके परिवार के लोगों ने बनाया था। क्या कुछ रीज़न था उस समय उस धर्मशाला के बनवाने का? ऐसा है कि ये हमारे समधी होते हैं जो धर्मशाला वाली जो हैं। हमारी चचेरी बहन ब्याही है, इनके बेटे को 2 बहनें ब्याही हैं। तो यहाँ कोई ऐसा संस्थान नहीं था कि बाहर वाले आके रहें, असुविधा भी होती थी। तो उस वक्त इसकी आवश्यकता महसूस करी जा रही थी। और चूँकि राजगढ़िया रोड बन चुका था, बस चुका था, तो समधी वाले भी सब आना जाना लगा ही रहता था। तो बैठे बातचीत हुई, गांव के लोग भी आए। उस वक्त प्रस्ताव हुआ तो बोला भाई ठीक है, एप्रोप्रिएट जगह आप बता दीजिए। तो ये सबसे बढ़िया जगह पटना रांची रोड के ऊपर में है। तो राजगढ़िया रोड के जस्ट कॉर्नर पर जगह भी थी, तो उसी के अंदर में ये टीवी और धर्मशाला बना दी गई। एक समय ऐसा जो हम लोग को जानकारी मिला, कुछ और बुजुर्ग लोगों से हमारी बातें हुई थी कि झंडा चौक जो है, जो आज हम लोग रविवार बाजार के नाम से आज भी लोग आते हैं यहाँ पर, संडे बाजार लगता है तो। और झंडा चौक पे कुछ बाजार लगते थे और चुंगी वसूला जाता था। जैसा हम लोग को पता चला, चुंगी वसूलता था लोग घोड़ा पे चढ़ के। तो किस परिवार के द्वारा वसूला जाता था वो? ऐसा है कि वैसे तो उन्हीं के परिवार का एक सदस्य हमारे यहाँ सर्विस भी कर चुका है, शंकर सिंह नाम था। उसके पिताजी वसूल करते थे घोड़े पर चढ़ करके। तो रजवाड़ा था। क्या नाम था उनका? भाई उनके पिताजी का नाम तो याद नहीं है, बताया तो था उसने ज़रूर। और जो काम किए थे हमारे यहाँ, उसका नाम था शंकर सिंह। तो उसको लोग शंकर चौधरी भी कहते थे। तो शंकर सिंह तो टाइटल था, लेकिन वैसे चौधरी था। तो शंकर चौधरी उसका सही नाम था, शंकर सिंह तो बाद में लोग बोलने लगे। अब तो चूँकि इतने उम्र है आपका, तो आपने बहुत कुछ परिवर्तन देखा होगा यहाँ। उस समय क्या स्थिति थी झुमतलिया की, और आज अब क्या परिवर्तन देखे अभी तक में इतने उम्र में? ये प्रश्न आप करके एक इतिहास को आपने इनवाइट कर दिया, और इसमें कई पृष्ठ ऐसे हैं जो बड़े हृदय को छूते हैं और जिसकी कमी आज महसूस करी जा रही है। एक बहुत मामूली बात, मानसिक रूप से जनमानस इतना कमज़ोर और इतना डिपेंडेंट हो गया है कि उसको खुद पर विश्वास नहीं रहा। आत्मविश्वास ये कमी क्यों हुई कि लोग बाग अपनेपन को छोड़ने लगे, जो हमारी शुरू से परंपरा रही है, जिसके वजह से हम जाने जाते हैं संसार में। यहाँ कोई विशेष जाति से या ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यहाँ ताल्लुक़ है देश से। और आपने जो प्रश्न किया है अनुभव का,
तो इसी झुमरी तिलिया के अंदर में हम पर्सनली मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके फिर यहीं रहने लगा। इस बात को करीबन 68-70 साल हो गए। और इस अवधि के अंदर में झुमरी तिलिया के अंदर में हमने 3 मानसिकता देखी। एक, जैसे पौराणिक रूप से लोग ज़रा विश्वास करते थे अपने पूर्वजों पर, ईश्वर पर, और अपने जितने रीति रिवाज हैं, तो मूल रूप से सबके अंदर में यह भावना थी कि हम भारतीय हैं, इसलिए हमारे अंदर में ये गुण हैं। आप बात समझिएगा जरा कि ड्यू टू आई एम इंडियन देयरफॉर आई एम एबल एंड आई एम कैपेबल। बताइए, जिसके अंदर में ये भावना होगी कि मैं भारत का हूँ इसलिए मेरे अंदर में ये गुण हैं, तो आप ज़रा सोचिए कि उस वक्त का माहौल क्या रहा होगा और देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या रही होगी। सारे के सारे देश के प्रति जागरूक थे, मानवता के प्रति जागरूक थे। यहाँ तक होता था कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान इस प्रकार था कि भाई अब ऐसा है कि उम्र आगे बढ़ती है तो 14 साल की उम्र जो है वो जीवन का सबसे खतरनाक समय होता है। उस वक्त क्या है कि बाल्या ये तरुणाई विदा होती है और युवावस्था का आगमन होता है। तो कई प्रकार के मानसिक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। उस दौरान में क्या है कि अब जरा शौक मौत से क्या है कि धूम्रपान की किसी को लत लग गई, तो अगर लत लग गई है और वो धूम्रपान करना ज़रूरी है क्योंकि वो लत है, लत का तकाजा बड़ा गंभीर होता है, तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान इतना था कि अगर देख लेते थे कि उधर में बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अभी वो घंटा 2 घंटा बैठेंगे और इस दौरान में हमको उधर से गुजरना है और हमने धूम्रपान कर लिया है, कल को वो आवाज़ दे देंगे, अरे फलाने। अच्छा, अभी ये आवाज़ के ऊपर बात आई, इसी झुमरी तिलिया में मैंने देखा बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, चाय के दुकान पर बैठे हुए हैं, या बाहर के अंदर में भी आंगन, तो वहाँ भी कुर्सी या चौकी डाल के बैठे रहते थे। कोई काम पड़ा तो ये नहीं देखते थे कि ये हमारे जान पहचान का है या ये नहीं है। आवाज़ ये, अरे बाबू जा सुनना, और वो आ गया, ले जरा ये 100 रुपये का जब छुट्टा ला दे। आत्महत्या होती थी। हाँ, आत्महत्या होती थी। माने बताइए, यहाँ तक कि एक रिक्शा वाला जो है, आदमी नहीं मिला तो रिक्शा वाला ये उतरे, खुदरा नहीं था तो हमको खुदरा कराना है, तो जानबूझ के 100 का नोट दे दिया कि जाओ खुदरा करा कर ले आओ, या अनजान आदमी को दे दिया। वो घूम फिर करके साफ नोट, जरा अच्छे नोट हों, छांट के लाया। भाई बड़े बाबू जी देरी यूँ हो गई कि पुराना नोट दे रहा था तो उसको पुराने को नए से हमने बदली करवाया, इसलिए देरी हो गई। ये दृश्य भी तिलिया में देखने के लिए मिला। और युवावस्था में जो लत लग गई तो लोग क्या है कि उधर से पास करने में घबराते थे कि अगर कल बुला लिए और मुंह से अगर गंध आ गई, डरते थे लोग। अच्छा, सामाजिक काम में आगे इस प्रकार बढ़ते थे कि जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबकी एक बेंच लगती थी, लंबी कुर्सी लगी है, एक कतार से 10-12 बुजुर्ग बैठे हैं और यहाँ सब काम जो है सब कर रहे हैं। जो युवा हैं वो भी कर रहे हैं, जो प्रौढ़ हैं वो भी कर रहे हैं, निर्देश भी मिल रहा है। कैसा भी काम हो, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक, यहाँ तक कि राजनीतिक वातावरण के अंदर में भी ये दृश्य देखा गया। तो ये मानसिकता थी उस वक्त। फिर ये आपके आगे बढ़ने के बाद में ये आ गई समाज के ऊपर में, जातीयता के ऊपर में आ गई। तो ये बोध जो है वो सिमट के एक जाति समाज में आ गया, तो लोग उतने के अंदर में घूमने लगे। अब उससे सिकुड़ करके ये आ गया परिवार में। आज आलम ये है कि परिवार भी परिवार नहीं रहा। विचारों का जो आज हम प्रगतिशीलता को बोलते हैं कि हम ज़माना प्रगतिशील का है, हमें ज़माने के साथ चलना है, तो हम ज़माने के साथ इस प्रकार चल रहे हैं कि हमें अपनों से जो फासला हमारे और अपनों के बीच में हो गया, वो फासला अब जो है वो दूर करना न, हम
संभव समझते हैं और न वो संभव समझते हैं, जबकि फासला कुछ है नहीं। सारी बातें एक ये हैं कि हम नकल करने में लगे हैं, और नकल करने में अकल अगर लगाएं तो नकल की तादाद कम हो जाएगी, समझे। देखिए, आपको मैं एक दृष्टांत बताता हूँ। जिस वक्त समुद्र से राम जी रास्ता मांग रहे थे लंका जाने के लिए, विभीषण ने यह राय दी थी कि आपके पिताजी के मित्र हैं तो ये आपके पिता तुल्य हुए और इनसे आप रास्ता मांगिए, वरना आपका एक बाण ऐसे ऐसे करोड़ों समुद्र को सुखा सकता है। यू हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन जो आपका एक परंपरा है, हाँ, उसको निभाइए। राम जी ने बैठे आसन पर और विनती करने लगे, लक्ष्मण जी को ये अच्छा नहीं लगा, तो वो बोले कि भैया दैव दैव आलसी पुकारा। बात बात में भगवान को पुकारना ये आलसी और निकम्मों का काम है। उठाइए धनुष बाण, और अभी समय कम है और सामने जो काम करना है, जो इमरजेंसी है, उसको प्राथमिकता दीजिए। राम जी मुस्कुरा के बोले कि होगा तो भैया यही, लेकिन परंपरा भी निभानी चाहिए। अब आपको मैं एक बात कहता हूँ कि दोनों ही काम हुआ, परंपरा भी निभी। 3 दिन बैठे, समुद्र जो है वो ऐठा रहा। जब चौथे दिन धनुष पर बाण आया तो समुद्र के अंदर में ज्वाला उठी और डर के तुरंत हाथ जोड़ के चरणों में आ गया। तो हमारे भारत के अंदर में ये परंपरा थी कि भाई समय के ऊपर में एक प्रावधान दंड का भी है, मगर उसके पहले साम दाम और दंड। तो साम और दाम है ना, जरा बात समझिए। तो आज अब आप ये समझिए कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वज, हमारे बड़े जिस प्रकार से चले, उनके विचार सुन करके आज सोचने पर बाध्य हैं कि हमसे वो उम्र में भी बड़े, अनुभव में और भी बड़े। तो एक डिकेड यानी 100 साल का उनके मेरे बीच में अंतर है। इसका मतलब कि ये वो 100 साल आगे का सोच करके आज मुंह खोलते थे। अरे कल का सोच के आज मुंह खोलते हैं तो कोई विश्वास नहीं करता है, तो 100 साल का कौन विश्वास करेगा। लेकिन आज हो रहा वही जो वो बोल गए। तो विश्वास करना पड़ता है कि उस वक्त चेत जाते और विश्वास करते तो हम आज समझे रहते। उस समय शिक्षा की बहुत समस्या, सीमित साधन था। करेक्ट। अब आपने शिक्षा शब्द बोल करके पर्सनली हमको आपने जरा झकझोर दिया है। तो हमारे समय में भी शिक्षा प्रणाली थी। देखिए, मैं आपसे बताऊं, हाई स्कूल के अंदर में मैं बनारस से मेरी सारी शिक्षा हुई, उच्च शिक्षा जो भी है। तो हाई स्कूल यानी कि मैट्रिकुलेशन जो है वो मैंने वहाँ से किया। उसके बाद में वहाँ 4 साल मैं वहाँ पढ़ा भी। तो उस वक्त शिक्षा प्रणाली यह थी कि मैट्रिकुलेशन के बाद में जब कॉलेज में जाते थे तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर BA, BCom, BSc जो भी समझिए, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर MA या MCom या MSc जो भी समझिए। 2-2 साल का फ़र्क। और MA पास करने के बाद में प्रैक्टिकली एक लाइन बनती थी कि आप एक एक्सपर्ट के अंडर में यू हैव टू रिमेन देयर फॉर ए सर्टन पीरियड, मे बी इट इज़ 3 years और 2 years, समथिंग लाइक दैट। आप प्रैक्टिकली वहाँ से आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, एंड आफ्टर दैट यू विल बी सेंट एट ए सेंटर जहाँ 6 महीने आपके काम को देखा जाएगा कि आपने प्रैक्टिकली अपने सारी शिक्षा को जो आपने ग्रहण करके जो आपने गुणा है उसको आप कार्य रूप में ढाल रहे हैं। तो 6 महीने के अंदर में आपकी सारी मानसिकता, भूत, वर्तमान और भविष्य, ये हम समझ लेंगे, तब आगे की परमानेंट लाइन बनेगी। आज मैं आपसे बताऊं, देखिए, बात को समझिए। मेरी बात आज के छात्रों को अच्छी नहीं इसलिए लग सकती है कि आज 90%, 85, 90, 95% ये आज एक कॉमन बात हो गई है। पढ़ते हम भी थे। 33 नंबर में 3rd डिवीज़न,
43 के अंदर में सेकेंड डिवीज़न एंड 56% मार्क में फर्स्ट डिवीज़न मार्क था। और आप 56 की बात बोलते हैं कि 35 नंबर लाने में पसीना चूह जाता था। क्यों? एग्जामिनर कॉपी को जांचता था, बौद्धिक विकास वो देखता था। ये नहीं कि कैट माने बिल्ली और रेट माने चूहा लड़का छात्र ने लिख दिया तो हम उसको नंबर दे दें। वो ये भी उसके अंदर में सूंघ के पता करता था कि वेदर छात्र ने चूहा और बिल्ली देखी भी है कि नहीं और उनका स्वभाव जाना भी है कि नहीं। उत्तर देने के अंदर में आपका अनुभव झलकता है। उस वक्त अनुभव को लोग पकड़ते थे कि उत्तर में उसका अनुभव क्या झलक रहा है और उस पर आपकी मार्किंग लगती थी। 77% में डिस्टिंक्शन होता था। अरे बाबा रे बाबा, ये तो सपना था। फिर भी जो डिस्टिंक्शन होता था उससे बड़ा नाम होता था, लोग चर्चा का विषय हो जाता था। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में उसकी चर्चा होती थी। आज 90% मार्क है तो ये भले अखबार में फोटो छप जाए, वो उसके अभिभावक छपवा दें, कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन उस छात्र को सामने बैठा करके कोई भी आपके पुराना अनुभवी आदमी कुछ बात करे तो उसका साधन क्या है? क्या तो वो जानता नहीं है, या कोई जवाब देगा तो कैट माने बिल्ली और रेट माने चूहा बोल के चुप हो जाएगा, बोले इसके आगे आई डोंट नो। क्यों? वो आज उस मशीन का सहारा ले रहा है जिसको इंटरनेट कहते हैं। वो जवाब उससे ले करके और थोड़ा सा मॉडिफाई और पैराग्राफिंग करके उसको वो मन के अंदर में गुण लिया, सोच लिया, जरा सा उसको अपने ढंग से बना दिया और कागज पर उतार दिया। एग्जामिनर है, अरे एग्जामिनर खुद आपके छात्र के बराबर मानसिकता का है तो वो क्या जांचेगा और क्या नंबर देगा? वो अपनी झेप मिटाने के लिए नंबर दे देता है। वरना आज हमारे देश के जो महापुरुष हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, उनकी कॉपी में एग्जामिनर ने लिखा कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर। छात्र जो है वो एक एग्जामिनर से उसका बौद्धिक विकास इतना फैला हुआ है कि हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं, तो ही इज़ बेटर देन एग्जामिनर। जगदीश चंद्र बसु ये बॉटनिक के थे, मगर गीता का इन्होंने बड़ा अच्छा अध्ययन किया था। कल परीक्षा है, रात में 12 बजे पढ़ते रहे और फिर सवेरे आँख देरी से खुली, 2-3 कलम पॉकेट में रखे और दौड़ गए। टीचर लोग भी, प्रोफेसर लोग भी देख रहे हैं कि जगदीश नहीं आया, जगदीश नहीं आया। और कॉलेज के बड़े मेधावी छात्र थे, पहुँचे, अरे देरी हो गई। बैठे, प्रश्न पत्र हाथ में दिया गया, कॉपी दी गई और ये धड़ल्ले से लिखना चालू कर दिए। प्रोफेसर बोले कि जिस स्पीड से ये लिख रहा है लड़का, ये नर्वस हो गया है और ये फेल हो जाएगा। मगर जब एग्जामिनर कॉपी जांचने के लिए जब उसने कॉपी खोजी तो ही फाउंड ओनली 2 मिस्टेक्स, जो किसी से भी आपको हो सकता है। एक जगह टी को काटना भूल गए थे, एक जगह आई पर बिंदी लगाना भूल गए थे। ये आपकी मिस्टेक थी। मगर पढ़ करके वो एग्जामिनर, अनुभव का आधार आप करते हैं, भाई ये एक बहुत महापुरुष बनेगा। नोट में उसने लिखा कि हम एक छात्र की कॉपी नहीं जांच रहे हैं, भावी महापुरुष की कॉपी जांच रहे हैं, इसलिए हमको गर्व महसूस हो रहा है। ये कमेंट्स से हमारे भारत के महापुरुषों ने छात्र जीवन में ये दर्जा दिया। अभी के बच्चों में तो संस्कारहीनता देखी जा रही है, इसमें सबसे ज़्यादा दोषी आप किसको मानते हैं? देखिए आप बड़े अच्छे हैं, आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं जो कि ये बात नहीं है, ये एक इतना सुंदर गीत है और इसके अंदर जो मन के अंदर में जो संगीत बज रहा है वो बहुत प्रेरणादायक है। काश उस संगीत को अगर कोई कैच करके किसी साथ पर उतार ले तो निश्चित वो धुन सुन करके एक मुर्दे दिल के अंदर में भी जान आ जाएगी। आपने ऐसी बात छेड़ दी। देखिए, बरसों पहले, अब अपने छात्र जीवन की बात करता हूँ, किताब में एक कहानी थी, फासला।
तो एक बुढ़िया माता का एक पुत्र था। तो क्या हुआ कि एक दिन बुढ़िया माता कुएं पर मटका लेके पानी भरने पहुंची। तो लोग हैरत में आ गए, अरे ये फलाने की माँ आज ये पानी भरने आई है। हैरत में आ गए। सारा का सारा काम विधिवत वो किया करता था। तो बड़े चर्चा से और लोगों ने पानी भर दिया, घर तक पहुंचा दिया। बोला आज हम लोग का किया हुआ मेहनत सफल है, जो इसी बहाने आपकी सेवा का अवसर मिला। उसके नीचे समीक्षा लिखी हुई थी लेखक की। तो बोले कि जो प्रगति है, जो तरक्की है, वो फासला पैदा करती है। एक शख्स शरीर से पहलवान बनता है, बड़े बड़े दंगल जीतता है, तो लोग उसको पहलवान बोलते हैं, और वो उस ख्याति के अंदर में ऊंचा उठते चला जाता है, कोई खेल में, कोई किसी और क्षेत्र में। मगर जो लड़का रोज़ अपना काम नियम से करता था, उसकी माता पानी भरने के लिए गई, तो बोली आज क्या बात है, आज उसकी माँ पानी भरने आई है। इसका मतलब कि अपने माता पिता से वो इतना जुड़ा हुआ है कि उसकी चर्चा उसके माता पिता के नाम से होती है। ये सफलता उस बच्चे की है। तो सफलता जो है वो फासला का कारण बन जाए, यह हमारा दुर्भाग्य है। योग्यता है जो है वो हमारा फासले का कारण बन जाए, आपस के बीच में जो दूरियां हैं वो पड़ जाएं, ये दुर्भाग्य का कारण है। गुण जो होते हैं उनका काम है गूंद का, पेस्ट का जो जोड़ते हैं। गुण अलगाववादी नेचर के नहीं होते हैं, वो आपस में जोड़ते हैं। आज गुण जो हैं वो आपके फासला पैदा कर रहे हैं, इसलिए कि मानसिक रूप से एक संकीर्णता आ गई है। दायरा जो है वो सिमट रहा है, उसके अंदर में घूमने का मतलब वो सोचना है कि हम दुनिया घूम रहे हैं, जबकि वो अपने आप के अंदर में भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इसको, ये अभी की जो शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा, इसको भी आप दोषी मानते हैं? इसको दोषी खाली एक स्थान पर। मैंने आपको कुछ महापुरुषों की बात बताई। लीजिए एक महापुरुष की बात और बताते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये सच पूछिए तो राष्ट्रीय गान जो हमारे देश का है वंदे मातरम था। जनगण मन अधिनायक रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ है। तो ये तो उन्होंने स्वागत गान उस टाइम में वहाँ के वो जो जा रहे थे, हाँ, तो उनके स्वागत गान में ये लिखा गया है। इसमें आप जरा ध्यान दीजिएगा कि जन गण मन अधिनायक, इसमें हमारा राष्ट्र कहाँ आता है? अब जन गण मन अधिनायक, अब उसके अंदर में इन्होंने कुछ राज्यों का नाम भी जोड़ दिया कि ये सारे जितने प्रदेश हैं इनके जन गण मन के तुम अधिनायक हो। भाई सही बात है, ब्रिटिश शासन था तो राजा तो वो ऑटोमेटिकली हो गया। तो स्वागत गान था। स्वागत गान कभी राष्ट्रगान बन सकता है? आप मुझे ये बताइए। हाँ, वंदे मातरम, भारत माता हम बोलते हैं, नोट इट, भारत माता की जय। इसको एक सैनिक भी बोलता है, एक छात्र भी बोलता है, एक व्यापारी भी बोलता है। समझे ने? भारत माता की जय। हमारे महापुरुषों ने जो जयकारी और जो मनोविज्ञान अपने मन में उन्होंने जो अनुभव किया था, उस मनोविज्ञान को उन्होंने गीतों में ढाल दिया। तो वंदे मातरम ही राष्ट्रगान था। आगे की बात छोड़ दीजिए, अभी आपने कहा तो मैं आपको शिक्षा की बात चल रही थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक बार बीमार पड़ गए। उनके फैमिली डॉक्टर से आए, देखे, दवा लिख दी, दवा भी आई, बगल के टेबल पर रख दी गई। बोले 10 दिन बाद दोबारा मैं आऊँगा। वो आए, देखिए कि दवा जस की तस रखी हुई है। बस क्या बात? अरे भूल गए भाई, भूल गए। बस दवा लीजिए, दवा नहीं लेंगे तो कैसे होगा? अब दवा लीजिए, फिर मैं 10 दिन बाद आऊँगा। 10 दिन बाद फिर वो आया, फिर वो दवा वैसी के वैसी पाया। बस क्या बात, आप दवा नहीं ले रहे हैं तो फिर बार बार आप मुझको बुला रहे हैं।
अब मैं नहीं आऊँगा। 15 दिन बाद में मॉर्निंग वॉक सवेरे घूमने जाते हैं तो डॉक्टर से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की मुलाकात हुई। वो जरा जैसे सवेरे लोग जरा दौड़ के पीटी वगैरह करते हैं। अरे आप मतलब भाई बात यह है कि तुमको अब बताते हैं, मैं गीता का अध्ययन करता हूँ तो दवा की दरकार यूँ नहीं पड़ी कि जो मैंने अध्ययन किया गीता में उसका जो अनुभव मेरे अंदर में आया वो मेरे रोम रोम के अंदर में झंकृत हो रहा है। तो एक म्यान में एक ही तलवार अटती है, तो रोम रोम झंकृत हो रहा है शरीर के अंदरी प्रतिक्रियाओं से, और वो प्रतिक्रिया जो है वो गीता के अध्ययन से पैदा हुई है। अब ऐसे में वो प्रतिक्रिया बीमारी को रहने देगी तब ना। तो हम तो गीता का अध्ययन किए, वो कर रहे थे, घर वाले जिद किए तो भाई आपको बुला लिया गया, आपने दवा लिख दी। दवा मैंने लेनी भी नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी दवा तो मैं ले रहा हूँ, क्या गीता का अध्ययन कर रहा हूँ। अब जरा आपसे मैं कहता हूँ इस बात को आज एकदम से मानना भी गलत है। आज अगर हम ये कहें कि हाँ कि भाई हम अध्ययन करके अपने रोग को ठीक कर सकते हैं, ये बात आज के टाइम में नहीं है। लेकिन उस वक्त जो विश्वास श्रद्धा सम्मान की बात थी, अगर आज वही श्रद्धा वही सम्मान आज हो और फिर आप चाहे जो भी काम कीजिएगा अपने मूल को पकड़ के रहिएगा तो आपकी उन्नति आपकी प्रगति वो होगी धरती के यानी बुनियाद को पकड़ी रहेगी। और जो मकान बुनियाद को पकड़े रखता है वो समय के लिए पुराना भले हो जाए, रहने के लिए पुराना कभी नहीं होता है। अब कुछ आपके निजी जीवन की बात है। आपका जो है संबंध खेल जगत से भी रहा है और कुछ कला क्षेत्र से भी रहा है। हाँ, तो थोड़ा उसके बारे में जानना चाह रहे थे। ऐसा है कि खेल में तो आउटडोर क्रिकेट ये मेरा फेवरेट गेम रहा। इंडोर के अंदर में कोई खास नहीं, लेकिन कुछ कैरम खेलते थे, कैरम बोर्ड, तो ये भी एक तो ज़रा पसंदीदा था कि हर बार एक तो नया, हर शॉट एक नया दृश्य सामने रखती है, तो ज़रा उसमें भी इंटरेस्ट था। कला क्षेत्र में मेन आने के बाद में ये क्रिकेट और कैरम जो है इससे ज़रा हट गए, और संगीत का शौक़ मुझे बचपन से ही रहा। तो अपने विद्यार्थी जीवन में ही अब पाठ्य पुस्तक पढ़ते पढ़ते एक प्रेरणा जगी कि हम इतने इतने महान लेखकों की रचना पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। जो टीचर आते हैं वो उनका भावार्थ समझाते हैं, उनकी समीक्षा उनसे सुनने के लिए मिलती है, तो मन में ज़रा गुदगुदी सी होती थी। अब मैं आपसे बताऊं, आपने प्रश्न करके बड़ा उपकार किया मुझ पर। थोड़ी देर के लिए मुझे अपने भूतकाल में लौटने का मौका मिला है। तो ये लौटना भी मेरे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव है। श्री वियोगी हरि इनके द्वारा लिखा हुआ दरिद्र नारायण बोल के एक लेसन पाठ्य पुस्तक में था। एक राजा को उसका मुकुट जो है वो चुभ रहा है, वो उस मुकुट को उतार के कहाँ रखे, यानी किसको सौंपे, कोई मिल नहीं रहा था और बड़ा व्याकुल था। तो क्या सपने में क्या देखा कि एक संत जो है सामने हैं। बस तुमने जब तुम खाली कांटों में देखते हो, या ईश्वर को तुम जो है फूलों में देखते हो, हाँ, बड़े बड़े साधनों में और आराम में देखते हो, बड़े बड़े भव्य मंदिरों में देखते हो, लेकिन ईश्वर तुमको कहाँ खोज रहा था ये कभी तुमने ध्यान दिया? तुम ईश्वर के दर्शन के लिए बहुत घूमे फिरे भी हो, तो ईश्वर भी तुम्हारे दर्शन तुमसे मिलने के लिए उतना ही व्याकुल, वो भी तुमको खोज रहा था, तुम मिले नहीं। और एक कवि का क्या दिखाते हैं उसमें कि सामने से बाढ़ आ रही है, किसकी? भीड़ की। दरिद्र नारायण भीषण आपके लिए है, लगता है कि वो आगे आकर के मुझको जो है वो खा जाएंगे। इतने में उस शोर के अंदर में
एक गुंजन शुरू हुआ और वो संत आते हैं सामने, भाई ये देखो ईश्वर का रूप ये सामने है। राजा देखता है और अपना मुकुट उतार के भीड़ के चरणों में रख करके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि आपका दास हूँ, ये आपकी देन है, आपके हवाले है। राजा एकदम शांत और शीतल हो गया। इसका प्रभाव पड़ा कुछ आपके धार्मिक भी, नेचर धार्मिक भी है, रामायण गीता महाभारत आदि आदि बहुत से। तो उस समय फिल्में भी आती थीं, तो फिल्म भी देखते थे और गीत भी सुनते थे, क्योंकि शुरू से ज़रा गाने का भी शौक़ था। तो अब पढ़ते पढ़ते कुछ लिखने की प्रवृत्ति भी जगी कि शायद कुछ मैं भी रचनात्मक प्रयास कर सकता हूँ। तो कुछ आपके लिखने भी लगा, तो कुछ भजन वर्ग भी अब लिख लेते हैं और गाने का शौक़ बचपन से ही, तो इसमें बस ये कलात्मक रुचि है। एक आध मुखा सुना दीजिए किसी से। आवाज़ ठीक से आएगी तो। मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह ना जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे। एक और सुना दीजिए। ओ दुनिया के मालिक राम, ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। तेरे पठाए हुए जग में आते, तेरे पठाए हुए जग में आते, तेरे बुलाए से वापस हैं जाते। सदियों से चलता है ये आना जाना, सदियों से चलता है ये आना जाना, जीने और मरने का काम। तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। ओ दुनिया के मालिक राम, तेरी मर्जी के हम हैं गुलाम। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है दादी चाहिए आपका? मेरा नाम, आपका शुभ नाम? लड्डू गोपाल राजगढ़िया तो वैसे है, और चार्ज इसी नाम से जाने जाते हैं। जिनका नाम से राजगढ़िया रोड पड़ा था, जिनके नाम से राजगढ़िया रोड पड़ा था, उनका नाम? उनका है राय बहादुर राम प्रसाद राजगढ़िया। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और जब तक आप लोग का हाथ हम लोग के सर पे है, तब तक हम लोग पीछे नहीं मुड़ेंगे। खूब आगे बढ़िए।